वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ मेंस वैल्यू एडिशन जो हम लोग करते आए हैं वो करेंगे। ये आज का 13th पार्ट है। कंटिन्यूसली 12 वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट के नाम से आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जीएस पर्सपेक्टिव से, उसके कुछ भी जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होते हैं ना, वो बुलेटेड वे में आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा कि किस तरीका से आप अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग अपने मेंस में या फिर प्रीलिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, तो विल स्टार्ट। तो स्टे ट्यून्ड। देख लेते हैं। पहला तो हमारा एक आया था, मतलब आज के पेपर में था कि मराठा इंक्लूजन इन ओबीसी लिस्ट के बारे में है। तो आप इसको कहाँ डाल सकते हैं? सोसाइटी का क्वेश्चन या फिर सोशियोलॉजी ऑप्शन अगर है आपका तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कास्ट के सेक्शन में। जस्ट मैंने इसको यहाँ पे रिमाइंड किया है। ये न्यूज़ सभी ने पढ़ा होगा, बट इसको किस तरीके से हम लोग को एग्जाम्पल में लेना है, किस टॉपिक में हम लोग को रिलेवेंस है, ये अगर ध्यान में रहेगा देन वी कैन यूज़ दिस टॉपिक फॉर आवर थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक टर्म कैरिंग कैपेसिटी। सबको मालूम होगा इकोलॉजिकल वे में क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी। ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जो इशू आया ना हिल्स में लेके, या फ्लड या फिर जो भी डिजास्टर, उसमें एक टर्म था। तो कैरिंग कैपेसिटी इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस मतलब क्या होता है कि द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज इकोसिस्टम कैन सस्टेन। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, हमारा एक लैंड है, उस पर सिर्फ 100 लोग की रहने की क्षमता है। अगर आप इसमें 10,000 लगा दोगे तो फिर ये रिसोर्स तो दे नहीं पाएगा, ओवर एक्सट्रैक्शन होगा, धीरे धीरे ये खराब होने लगेगा रिसोर्स। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कितना कैपेसिटी उसका एक्चुअल में है और कितने मैक्सिमम पॉपुलेशन उस पर रह रहे हैं। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना जरूरी है। एक अपने आप आंसर में एक पॉजिटिव नोट डाल सकते हो इस चीज़ को। अगर इन केस डिस्कशन पूछा हुआ है, वे फॉरवर्ड पूछा है, तो आप इको सेंसिटिव जोन एग्जाम्पल में डाल सकते हो। ये हमारे एनजीटी का आई गेस उनका ये रिकमेंडेशन था। ठीक है, अब G20 क्या है? तो हमारा सबको पता है, बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया। अब तो आने वाला भी मीटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। G20 का आएगा तो आप भूलना नहीं कि हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में भी बात करते हैं इसमें। ठीक है, फिर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एक पॉडकास्ट शुरू किया है। ठीक है, स्टैंड अप फॉर इंडिया आई गेस। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 12th फाइनेंस कमीशन में ना, मतलब 5.3% फंड उन लोग को मिलता था, बट 15th फाइनेंस कमीशन के थ्रू उन लोग को ओनली 4% फंड मिल रहा है। बहुत घट गया है। एक इशू है हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन का इशू, GS2 में आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं ये वाला एग्जांपल। 5.3% से अभी कहाँ पे आ गए? 4% पे आ गए। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ये हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड के इश्यूज़ को चेक करता है, ठीक करता देखता है। तो आप इसका एग्जाम्पल अपने GS3 में भी डाल सकते हो, पॉलिसी में भी डाल सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफिस में ये हम लोग का एग्जाम्पल है कि आप क्या उसमें पुट करोगे कि एग्जामिनर को पता लगे कि आप अवेयर हो ये सभी विंग्स के थ्रू भी, जो भी हमारे मतलब ऑफिसर्स हैं या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर गौरी लंकेश का केस, जो भी जर्नलिस्ट थी हमारी, उनका केस हम लोग एथिक्स में एग्जाम्पल में डालते ही हैं। तो अभी क्या है कि 5 साल हो गया है बट कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। तो ये हम लोग को दिखाता है लैक ऑफ स्पीडी ट्रायल का। उन्होंने बोला है, उनकी सिस्टर आई गेस या फिर उनके रिलेटिव, तो उन्होंने बोला स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। अभी स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ है। तो आप अपने लोग के जुडिशरी जो GS2 का पेपर है उसमें ट्रायल्स को लेके, उसके बाद प्रिजन के जनसंख्या को लेकर क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें डाल सकते हैं जो गौरी लंकेश का केस अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं, वो 5 साल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वन नेशन वन इलेक्शन पे तो बहुत ही न्यूज़ आ रहा है। मैंने भी 3 दिन से बना रहा हूँ, बहुत डिफरेंट न्यूज़ है, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक साथ लग जाएगा पूरे कंट्री में, तो गवर्नेंस का इशू आ जाएगा, डेवलपमेंट वर्क रुक जाएगा। ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस, ये टर्म जरूर डाल देना। एक वर्ड में आपका 1-2 लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्पेस आपको लगेगा नहीं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि एक एग्जांपल समझो कि अभी कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन है। ठीक है, तो उस स्टेट में इलेक्शन है तो फिर दूसरा स्टेट इम्पैक्ट नहीं होता, दूसरे स्टेट का गवर्नेंस प्रॉपर्ली चलता है, दूसरे स्टेट में जो भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो आने लगा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है उसमें, अपना जो भी प्रॉपर्ली चलता है वो सब। ठीक है, लेकिन अभी फिर क्या हो जाएगा कि अगर एक साथ कर लिए तो सब स्टेट एक साथ इम्पैक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको हो रहा है, क्यों ऐसा? तो नेशनल पार्टीज़ जो भी है ना हमारी, जैसे मान के चलो कि बीजेपी या फिर कांग्रेस देख लो, वो लोग को ना हर
पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। कोई भी इलेक्शन हो तो वो लोग तो इतना प्रेजेंस उन लोग का है कि उन लोगों को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और पार्टिसिपेट करना इन द सेंस कि उन लोग को बहुत ही अपना इकोनॉमिकल जो भी एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बाद अपना रिसोर्स लगाने पड़ेंगे हर चीज़ में। मतलब आप समझ लो, लोकसभा इलेक्शन से लेके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लेके आपका पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी, सब में उन लोग को अपना कुछ ना कुछ रिसोर्स लगाना ही पड़ता है। नेशनल पार्टी मतलब परमानेंट कैंपेन उन लोग का चलते रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी एक उनका ये नेगेटिव मतलब क्रिटिसिज्म है कि जस्ट पॉलिटिकल पार्टी अपना वो देखने के लिए कि हम लोग को एक ही बार में सब कुछ अपना रिसोर्स लगा दिए, एक ही जगह पे हमारे लीडर जो भी एक्टिव लीडर हैं वो जाके बोल दिए, जो भी पॉपुलर लीडर हैं, तो उससे क्या हुआ कि जनता लोग को एक जगह ही पे एड्रेस कर दिए, तो ज़्यादा हम लोग को दौड़ना भागना नहीं पर एक जगह हो जाए, तो नेशनल पार्टी को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बट दिक्कत इनके साथ होगा, जो भी हमारे रीजनल पार्टीज़ हैं ना, जो पर्टिकुलर रीजन के लिए फोकस करते हैं, 5 साल वहाँ पे काम करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा कब इलेक्शन आए तो फिर हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, लोगों को मोबिलाइज करें। उनका उतना पॉलिटिकल वो नहीं है, लाइक दबदबा है नहीं कि मतलब नेशनल पार्टी की तरह हर जगह पे कैंपेन कर पाए, ठीक है। तो हम लोग का एक और चीज़ है कि हम लोग का पॉलिटिकल कल्चर बहुत डिफरेंट है। इन द सेंस कल्चर मतलब क्या कि कोई स्टेट में लैंग्वेज को लेके वोट दिया जाता है, कोई स्टेट में डेवलपमेंट को लेके अधिकतर वोट दिया जाता है, कोई स्टेट में सिर्फ अपने कास्ट प्राइड पे वोट दिया जाता है, कोई कोई जगह पे भी, ठीक है। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है, तो ये आप एक जगह एसिमुलेट करने से बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इंडिया में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, ये फेडरलिज्म को भी अफेक्ट करेगा, तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद है रीजनल पार्टी केम अप, इंडिया में प्लूरलिज्म है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम लोग का मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से सिंक्रोनाइज करने में बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव फोर्सेस यूज होगा, फिर सॉरी फिर आपको कंसेंट लेना पड़ेगा 2/3, उसके बाद 50% वाला जो है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो कंडीशन है ना, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काम कर सकता है, बट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉरी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इस लाने से पहले बहुत सारी इसमें खामियां भी हैं, बहुत सारी अच्छाई भी है, ठीक है। अब क्लाइमेट एक्शन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्लाइमेट को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, मतलब सुधारना थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन का एम्पावरमेंट करके क्लाइमेट कैसे सुधर सकता है, एक एंगल है, बहुत अच्छा एंगल, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से हो। पहले तो है कि OECD उन्होंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी अगर हम करते हैं और इन्वायरमेंटल गोल्स, जेंडर इक्वालिटी और इन्वायरमेंटल गोल्स को अगर एक साथ लेके चलें तो क्या होगा ना, टुगेदर दे विल रीइंफोर्स और SDG इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से। तो क्लाइमेट चेंज जो है ना हमारा, जैसे यहाँ पे देख लो, क्लाइमेट चेंज जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है और जेंडर पे डिपेंड करता है। एक जेंडर बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। जेंडर कैसे फैक्टर सोचना पड़ेगा ना कि किस तरीके से जेंडर फैक्टर बनता है, ठीक है। तो हम लोग का ये SDG गोल ठीक करने में काम आता है। अभी देखते हैं, ILO को कहना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये कहना है कि हीट के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण ना हर साल 2.2 वर्किंग आवर रिड्यूस हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेंजर भी हम लोग को पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है। अब ये देखना है, मेन तो टॉपिक ये है हमारा कि वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे ठीक करेगा क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। फिर जब भी क्लाइमेट चेंज होता है ना, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होती है, हमारी वुमेन होती हैं। अब कैसे होती है देखते हैं। 2009 में UN का रिपोर्ट आया, उसमें ये कहा कि वुमेन आर पर्टिकुलरली मोर वल्नरेबल। कैसे, तो लो इनकम वुमेन जो होती है ना, जो मतलब जहाँ पे इनकम बहुत कम है, उनको पानी भी लाना होता है, उनको बहुत ज़्यादा काम करना होता है। 60% जो वुमेन है साउथ एशिया में, 60% वुमेन, सोच रहे हो, 60% वुमेन साउथ एशिया में एग्रीकल्चर फील्ड पे काम करती हैं, जहाँ पे अनपेड लेबर का काम करती हैं, उनके बाद उनको ओवर वर्क कराया जाता है, ठीक है। लेकिन और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होती है फूड के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उनको। तो क्लाइमेट चेंज जो हुआ उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कौन प्रॉब्लम में आ गई, वुमेन प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, तो ओनली 10% जो लैंड है ना इंडिया में या बाहर, मतलब इंडिया में, वो सिर्फ 10% लैंड ही वुमेन ओन करती है, मतलब उनके नाम पे है। और 80% से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण डिस्प्लेस हो जाती है, तो वुमेन डिस्प्लेस होती है, ठीक है। 80% ऑफ डिस्प्लेस बाय क्लाइमेट चेंज और वुमेन, ये डेटा है, स्पेसिफिक डेटा आप याद कर सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से और भी सोशल इश्यूज बहुत फेस करना पड़ता है। जैसे अपने घर से निकल के गई, जहाँ पे वो सेफली रहती थी, जान पहचान था लोगों के साथ, आना जाना, उठना बैठना, दुकान में सबको पहचान था, अब नए लोकेशन पे गई हैं, उसके बाद वहाँ पे बहुत बार देखा गया ट्रैफिकिंग की शिकार हो जाती हैं। अब पैसा तो है नहीं उतना, ठीक है। उसके बाद आपको ये देख सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत होने लगता है उनके साथ, सेपरेशन हो जाता है सोशल नेटवर्क से, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सब फिर मॉलेस्टेशन, ये सब का भी शिकार हो जाती है। तो ये सब यहाँ पे है कि एक डिस्प्लेसमेंट के कारण जो क्लाइमेट की वजह से हुआ है,
जो अपरूट किया उनको, उसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ तो हो गया, सेपरेशन फ्रॉम सोशल नेटवर्क, जेंडर बेस्ड वायलेंस से भी गुजरना पड़ता है उनको। और हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो पहला है कि हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा वुमेन के एजुकेशन में, उनको ट्रेनिंग देना होगा क्लाइमेट स्मार्ट कैसे बनने, वो क्लाइमेट स्मार्ट इन द सेंस कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बात किया जाए, कैसे हम लोग कोई ऐसा खाना बनाएं जिसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना हो और प्रोडक्टिव भी हो। उसके बाद से मिलेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग को न्यूट्रिशन सेफ्टी मिले, और फिर इकोनॉमिकली हम लोग सस्टेनेबल वे से गुजर सक, मतलब कि सस्टेनेबल रहें, कि पैसा उसमें खर्च कम होता है ना। फिर सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग देता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज लिंक टू वुमेन इन इक्वलिटी, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों को पॉलिसी मेकिंग पे भी ध्यान देना होगा। तो बेसिक इस टॉपिक का सिर्फ यही था, मतलब कि किस तरीक़ा से हमारे वुमेन के इनइक्वालिटी हमारा क्लाइमेट चेंज को भी इफ़ेक्ट करता है। अब कैसे? तो वुमेन अगर इक्वल पार्टिसिपेशन उनका रहेगा, तो वो लोग अवेयर रहेंगे कि क्या-क्या क्लाइमेट स्मार्ट एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या क्लाइमेट से प्रॉब्लम आता है। अभी तो वो लोग अपने सर्वाइवल पे को लेके अभी चिंतित हैं, ठीक है? ना ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन है उनके पास, ना ही उनको अभी उतना प्राइड या इज़्ज़त से देखा जाता है। लोअर इनकम वाले मतलब वुमेन जो हैं, ओवर काम करती हैं, अनपेड होता है। धीरे-धीरे अगर उनको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, सब कुछ लाइक एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस हो गया, तो दे विल बिकम ऑटोमेटिकली क्लाइमेट स्मार्ट, ठीक है? उसको उनको ये देना होगा, बताना होगा, जिसकी वजह से हम लोग अपना एसडीजी गोल भी सुधार सकते हैं। अब ये इतना जो बताया मैंने, उसमें आप ये डाल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए हम लोग वुमेन का एजुकेशन पे भी काम कर सकते हैं, वुमेन के अवेयरनेस पे भी काम कर सकते हैं, ताकि ये लोग ग्रास रूट लेवल पे क्लाइमेट चेंज को सुधारने के, क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए काम कर सकें, ठीक है? चलो, बहुत ही सुंदर आर्टिकल था ये, बहुत अच्छा से लिंक करके बताया है इन्होंने, और बहुत सारे डेटा भी उन्होंने इसमें दिए हैं। डेटा कौन-कौन सा है पहले तो देख लेना होगा, थोड़ा याद रखने के लिए। आईएलओ का डेटा है 2.2 आवर लेस हो गया है काम, ठीक है। यूएन 2009 में इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है वुमेन, ठीक है। 80% वुमेन डिस्प्लेस हो जाती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, 10% ही ओन करती हैं लैंड को सिर्फ, ठीक है। तो ये सब डेटा आपको याद रखना होगा। सेवा का एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, जो बताता है, प्रैक्टिस करवाता है सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, अब दूसरा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का फ़ायदा क्या क्या है कि मैंडेटरी ई वॉइसिंग ओवर 5 करोड़, ठीक है। क्रैकडाउन ऑन फेक रजिस्ट्रेशन पे क्रैकडाउन करने का बात है, और रेट शुड बी, ये मतलब फ्यूचर कोर्स है कि क्या क्या करना चाहिए। रेट जीएसटी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है जीएस 2 में। रैशनलाइज करना होगा हम लोग को रेट, फेक रजिस्ट्रेशन को ठीक करना होगा, और मैंडेटरी ई वॉइसिंग करना होगा 5,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है। अभी एक न्यूज़ था कि पीएम उज्ज्वला योजना जो है, उसमें सब्सिडाइज सिलेंडर मिलता है, ताकि जो लोग चूल्हा यूज़ करती थी वुमेन, उनको खांसी का प्रॉब्लम या फिर हेल्थ का इशू नहीं हो, और क्लाइमेट चेंज भी ठीक रहे, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, और उनका सोशल सिक्योरिटी भी बना रहे। लेकिन एक चीज़ देखने में मिला है कि जैसे 4 लोग को ये सब्सिडी मिला, 4 वुमेन को, ठीक है। वुमेन हेड भी होनी चाहिए वहाँ पे, ये भी देख सकते हैं, वुमेन का एम्पावरमेंट का ये बात किया सरकार ने। तो इसमें क्या होता था कि सबको एक-एक सिलेंडर पहले मिला, उसके बाद उनको रिफ़िल करवाना था या फिर परचेज़ करना था। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला है कि 4 में से ओनली 1 लोग जो हैं, वो उसका फिर से बेनिफिट उठाते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं ना कि फिर से अपना कुछ ना कुछ उनको महँगा ही खरीदना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि पीएम उज्ज्वला योजना में डिड नॉट बाय सिलेंडर और रिफिल्ड इवन आफ्टर सब्सिडी। सब्सिडी मिला तब भी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का जो एम था कि पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करना है और हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अगेन दे आर रिज़ॉर्टिंग टू द प्रीवियस मेथड ऑफ कुकिंग, ठीक है। तो ये हम लोग को चेक करना होगा, ऐसा क्यों? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये देखना होगा कि आपके पॉलिसी में एक बार तो लोग आए, बट फिर से ऐसा क्या लैग हो गया कि उनको फिर से इंटरेस्ट नहीं रहा और फिर से दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, ठीक है। तो ये वाला एक फैक्टर जो है ना, इसको देखना पड़ेगा। अब एक इसमें हो सकता है, पहला तो कल्चरल जो डिफरेंस है उसको ठीक करना होगा। जो भी हमारा, एक चीज़ आप सुने होंगे, बहुत सारे फेमस है कि यार मतलब क्या कहते हैं, गोईठा पे जो होता है ना काउडंग, उस पे जो खाना बनता है उसका स्वाद ही अलग होता है। एक स्टेटमेंट होता है कि उसका स्वाद ही अलग होता है। लकड़ी से जो खाना बनता है उसका स्वाद ही अलग होता है यार, तो फिर चूल्हा पे उतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए। तो व्हेन वी आर डीलिंग विद एनी पॉलिसी इशू, वी नीड टू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पहला तो हो गया कल्चरल पर्सपेक्टिव, दूसरा होगा लॉजिकल एंगल, उसके बाद हो गया कि लोग का थॉट प्रोसेस क्या है, उसके बाद
पॉलिसीज़ में तो इशू नहीं है कुछ कि कहीं कुछ लीकेज तो नहीं है। उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना ज़रूरी है। उसके बाद होगा कि पॉलिसी के बारे में अवेयर कराना ज़रूरी है आपको। उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, रेगुलर अपग्रेडेशन भी ज़रूरी है। उसके बाद क्या आपको रेगुलर चेक भी ज़रूरी है कि कोई ऐसा लीकेज तो नहीं है कि हमारा कोई काला धंधा कर रहा हो या फिर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है? रेगुलर मॉनिटरिंग हो गया, उसको आप डिजिटलाइज़ कर सकते हैं चीज़ों के साथ कि आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है? सिलेंडर का क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। फिर रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन बता दी मैंने, ठीक है, कि हेल्थ के साथ आपको क्या इशू हो सकता है। आप इसके साथ कुछ अपग्रेड करने के लिए कुछ और भी डाल सकते हो, लाइक आप एजुकेशन पैम्पलेट डाल सकते हो, हेल्थ के रिलेटेड इशू लगा सकते हो, फ्री हेल्थ कैंप चला सकते हो जिसमें आपको बताया जाएगा। तो इतना कुछ देखो, इतना कुछ यहाँ पे आ गया एक चीज़ से। तो ऐसे आप करोगे ना तो आप खुद से भी 2-3 बार बोलोगे, सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। L1 पॉइंट जो लैग्रांज पॉइंट है हमारा, ये अर्थ है, ये सन है, तो बीच में एक पॉइंट है जो 1.5 किलोमीटर दूर है। इस पे अर्थ का ग्रेविटेशन और सन का ग्रेविटेशन दोनों नहीं लगता है, तो यहाँ पे चीज़ स्टेबल रहती है। और जो भी चीज़ यहाँ पे रहता है ना, जैसे कोई भी चीज़ अगर इस पॉइंट पे है तो वो अर्थ के साथ, अर्थ जैसे जैसे मूव करता है सन को, उसी तरीके से ये भी मूव करता है सेम टाइम पे। और ये लैग्रांज पॉइंट 1 पे सन का फेस हमेशा दिखता रहता है, ठीक है। चलो, तो सोहो करके एक जो है वहाँ पे, वो यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का कोलैबोरेशन के साथ है। प्रीलिम्स में आ जाए तो डाल देना, ठीक है। अब सेक्युलरिज्म के बारे में एक टॉपिक आया हुआ था पेपर में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म मतलब क्या, पहले तो ये देख लो कि रिलीजन से थोड़ा हम लोग दूर जाके होमोजेनाइज फोर्सिंग यूज़ कर रहे हैं एसिमिलेशन का, ताकि रिलीजन का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और हम लोग सब यूनिटी और इक्वलिटी के साथ रहें। नॉर्मल सा टर्म है, आपको पता होगा सेक्युलरिज्म क्या होता है, अवे फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। तो फ्रांस में उसको टर्म दिया गया लाइसाइट, LAICITE, ठीक है। आप इसको अगर डाल रहे हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर बहुत यूनिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है फ्रांस में, ठीक है। अभी उसमें क्या है कि क्यों आया ये, पहले तो कंटेक्स्ट क्या है। अबाया करके एक ड्रेसिंग पैटर्न है, मतलब ड्रेस कपड़ा है ट्रेडिशनल वे, उसको बैन किया गया है, शुड बी बैंड ऐसा करके, कि वो अब वहाँ पे लोग पब्लिक में भी यूज़ नहीं कर सकते। अब फ्रांस में ऐसा क्या है ना, कि जैसे हमारे इंडिया में नहीं, फ्रांस में कैसा है कि आप पब्लिक एरिया में अपना रिलीजन को लेके नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। जैसे तिलक लगा के नहीं चल सकते हैं, उसके बाद फिर उस तरीके का कपड़ा जो रिलीजियस कपड़ा होता है वो पहन के नहीं चल सकते हैं। आपको प्राइवेट में कुछ करना तो नो प्रॉब्लम, बट पब्लिक स्पेस में आप यू कांट शोकेस योर रिलीजन, कुछ इस तरीका से, ठीक है। एक और चीज़ है कि वहाँ का जो पब्लिक स्कूल है ना, वहाँ पे फ्रांस में आपको यूनिफॉर्म नहीं है सच, ठीक है। सबको नॉर्मल ड्रेस में अपना आना, जो घर का ड्रेस है इस तरीका से, लेकिन रिलीजियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या कहना है कि जो बैन करने का बात कर रहे हैं, तो जो बैन हो रहा है कम्युनिटी, उनका क्या कहना है कि ये क्या मतलब सेक्युलरिज्म या फिर लाइसाइट एक तरीका का ऑपरेसिव फोर्स की तरह काम कर रहा है, रैदर देन एसिमिलेशन। कि एसिमिलेशन मतलब कि सबको एक साथ रखें, इक्वलिटी का कंसेप्ट है, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है, लिबर्टी का कंसेप्ट है, ताकि सब इक्वल वे में रहे और कोई भी एक डोमिनेशन ना हो पर्टिकुलर रिलीजन का। तो ऐसा हो रहा है क्या, लेकिन नहीं, हम लोग को ऑपरेस किया जा रहा है कि एसिमिलेट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड का देख लेते हैं कि क्या थोड़ा इन्फॉर्मेशन। और उसमें क्या कि फॉर्मल सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, चर्च मतलब इन द सेंस रिलीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो कंप्लीट रिमूवल ऑफ रिलीजियस वैल्यू फ्रॉम पब्लिक स्क्वायर से कंप्लीटली रिलीजियस वैल्यू को निकलना, और रिप्लेस किससे कर रहे हैं हम लोग, तो आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडिया आया था ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आइडिया टू इम्प्लांट टॉलरेंस और एसिमुलेट करना है पीपल लोग को एक साथ, और टॉलरेट करना, टॉलरेंस बढ़ाना है, ठीक है। रिलीजन शुड बी कन्फाइंड टू प्राइवेट स्पेस। उसके बाद आ जाओ, कैसे आया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया 1789 में। रिपब्लिक वर्ल्ड नाइदर पे और सब्सिडाइज एनी फॉर्म ऑफ वर्शिप, बट हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग पॉजिटिव वे में चलते हैं, आर्टिकल 26, 27, 28 ये सब, ठीक है। अब आज इशू क्या होता है, कैसे आया ये, पहले तो 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि हम लोग का ना फ्रांस में जो है वो मेडिटेरेनियन सी है ना, उससे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के लोग धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू किए। माइग्रेट किए तो डेमोग्राफी में चेंज आया, वहाँ के रिलीजन के जो एस्पेक्ट था उसमें चेंज आया, ठीक है। तो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। तो उसके बाद क्या हुआ कि चेंज इन डेमोग्राफिक, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई और भी धर्म के लोग बढ़ना शुरू हुए। फिर इशू आया 9/11 का इशू आ गया, ठीक है। फिर यूएस ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, तो वो भी एक इशू था। चार्ली हेब्डो के जो जर्नलिस्ट था उन पे शूटिंग, बिहेडिंग का जो इशू आया था, ये सब इसको देखते हुए और भी जो भी सेक्युलरिज्म को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया गया कि नहीं, इसको होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन ऐसा नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। स्टैसी कमीशन आया वहाँ पे 2004 में, स्टैसी कमीशन बना। उन्होंने कहा कि बैन होना चाहिए रिलीजियस सिंबल पहनना पब्लिक में, ठीक है। ये सब था। उसके बाद मैन कैनॉट वियर, ठीक है, और डिफरेंट है, हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है।
ठीक है? तो इसका मतलब यही चीज़ हम लोग यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसमें से एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि इंडिया और बाहर या वेस्टर्न कंट्री या फ्रांस में क्या डिफरेंस है सेक्युलरिज्म को लेके, तो आप ये डाल सकते हैं कि हम लोग पॉजिटिव वे में देखते हैं। हम लोग ये कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन नहीं बोलते हैं, हम लोग पॉजिटिव वे ऑफ रिलीजन बोलते हैं, बट अंडर सर्कमस्टांसेस कि आप नेशनल सिक्योरिटी इस सब पे इशू ना लाए, ठीक है? लेकिन और जगह क्या है कि पब्लिक डिस्प्ले अलाउड नहीं है रिलीजियस सिंबल का, बट हमारे यहाँ अलाउड है। हम लोग पार्टिसिपेटिव नेचर के हैं कि हम लोग जो भी हमारा डाइवर्सिटी है, जो भी हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है, एथनिसिटी है, सबको हम स्पेस देते हैं, ठीक है? सबको मौका मिलता है प्रॉपर्ली कि आप अपना आप शोकेस कर सकते हैं। रिलीजन माइनॉरिटीज़ जो है उनको अलग सा कुछ सुविधा मिला हुआ है कि आप अपने कंजर्व कर सकते हैं। हम लोग एथनिसिटी पे बात करते हैं, लैंग्वेज पे बात करते हैं कि लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं। फेस्टिवल मनाते हैं, स्टेट भी सबको समान रूप में लेके फेस्टिवल मनाता है। कल्चरल आइडेंटिटी स्कूल को भी हम लोग प्रमोट करते हैं कि वहाँ पे अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का या मतलब ज़्यादा कम संख्या का, तो अपना स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकता है। इससे क्या होता है कि हम लोग इंक्लूसिव फोर्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है? सबको समान अधिकार देते हैं, इक्वालिटी थ्रू अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है? और वहाँ पे क्या है, फ्रांस में इक्वालिटी जस्ट मतलब बाय रिमूविंग एवरीथिंग आई मेकिंग एसिमिलेटिव फोर्स कि सबको एक जगह होमोजेनाइज हो जाए। हम लोग का फोर्स, हम लोग का क्या है कि हेट्रोजेनस है हम लोग, लेकिन तब भी वी ट्राई टू बिकम इक्वालिटी बाय रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स, ठीक है? ऐसा हम लोग का नेचर है, ठीक है? यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन था। तिरुपवई, ये हमारा जो फेथ का सेक्शन आता है ना द हिंदू में, उससे तिरुपवई एक बुक है। उसको किसने लिखा है? अंडाल, जो हमारे वैश्वनाइट सेंट थी हमारी महिला, उन्होंने ये तिरुपवई लिखा। अगर मेन्स प्रीलिम्स में है तो आप डाल देना, ठीक है? अभी एक और है कि गिग जॉब्स जो है ना, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब होता है, गिग तो आप सबको पता होगा आप लोगों को कि एम्प्लॉय रिलेशन ट्रेडिशनल वे में जैसा होता है उस तरीके का नहीं रहता है, प्लेटफॉर्म बेस्ड है, कोई सोशल सिक्योरिटी सब नहीं मिलता है। तो वो 7 लाख से प्लस होने वाला हो जाएगा 2000, सॉरी, हाँ, 2025 तक का, ठीक है? और 4 लाख उसमें सिर्फ साउथ इंडिया में रहेंगे, और मतलब बैंगलोर चेन्नई ये सब में बहुत ज़्यादा ये रहेगा इस तरीक़े से। अब गिग बढ़ने का क्या-क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, तो देखो वैसे तो नहीं कि न्यूज़ से पढ़ लिए, हम लोगों को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना होगा। अब गिग है यहाँ पे, उससे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले तो अर्बनाइजेशन पे पड़ेगा। अब ज़्यादातर अर्बनाइज्ड एरिया में होता है कि प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑर्डर करते हैं, फूड का होता है, ठीक है? उसके बाद होगा कि लोग मूव करना शुरू होंगे, कल्चरल एसिमिलेशन होगा, ठीक है? और फिर एजुकेशन बढ़ेगा, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे हम लोग अवेयरनेस बढ़ेंगे। फिर हम लोग का क्या है, वे ऑफ लिविंग बढ़ेगा बहुत लोगों का। जैसे कोई बिहार से गए हैं, कोई यूपी से गए हैं बैंगलोर में काम करने के लिए, तो उनका भी वे ऑफ लिविंग मिलेगा। लोग एक साथ रहना स्टार्ट करेंगे, मतलब ये सब पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो हमारा है, फंडामेंटल राइट, उसको भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है? और डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अभी चल रहा है उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब कंपनीज जो हैं, जो भी यूज़ करती है गिग वर्किंग को, उसको कंपनी अगर प्रमोट करे तो स्किल बढ़ा सकती है उनका, ठीक है? उनको सिक्योरिटी दे सकती है, सोशल सिक्योरिटी दे सकती है, एक्सीडेंटल बेनिफिट दे सकती है, मेडिकल इंश्योरेंस दे सकती है, ठीक है? और भी जो भी हमारा कोड ऑफ वर्कर बिल आया था उसके अकॉर्डिंग भी कुछ-कुछ इन लोग को बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है? अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है पहले तो वो देख लो। प्रॉब्लम क्या है कि आप देख सको कि बहुत जल्दी ये लोग, मतलब 10 मिनट्स में हम लोग डिलीवरी कर देंगे। बहुत आता है ना इस जगह कि 10 मिनट में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। इसके रोड रैश, एक्सीडेंट, ठीक है? इम्प्रॉपर चलाना गाड़ी, ठीक है? उसके बाद हो गया कि सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलने के कारण इन लोग का, अगर इन केस रोड के बीच में तो डिलीवरी करने जा रहे हैं, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो फिर मेडिकल इंश्योरेंस कौन देगा, ठीक है? फैमिली सिक्योरिटी नहीं है। और हाँ, डेटा कलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर्ली, ताकि एक मैनेजमेंट बन सके, या कुछ गलती हुआ तो फिर हम लोग डेटा के थ्रू उसको मैनेज कर सकें। तो इतना कुछ यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं गिग वाले से, ठीक है? चलो, अब आ जाओ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये हमारा क्रिप्टो करेंसी के बाद सेंट्रल बैंक ने बोला कि हम लोग खुद का एक बनाएंगे। ये भी डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा, बट ये थोड़ा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। एवरीथिंग विल बी सेम बट इट विल बी इन गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है? तो इनका क्या कहना है? तो पहला कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में क्या क्या चैलेंज है अभी। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि हमारा जो भी दूसरे कंट्री को करते हैं, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर जो बाहर होते हैं उनको करते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है? पहले बहुत कॉस्टली है, लो स्पीड है, ठीक है? लिमिटेड एक्सेस है, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, इनसफिशिएंट है, और ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। तो ये सब का उपाय क्या बताया? सीबीडीसी का उपाय है जो इसको एफिशिएंट बनाता है, ठीक है? कैसे? तो फास्टर है, चीपर है, मोर इंक्लूसिव है, इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, ठीक है? ठीक है? और एक और चीज़ है कि यूज़ ऑफ लोकल करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिजॉल्व ग्लोबल शॉक,
प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लक्चुएशन, ये सब मैं बताऊंगा। आप पहले तो देख लो कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे आएगा। पहला हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप ये डाल सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी का जो है उसको गवर्नमेंट ने किस वे में लिया, तो उन्होंने सीबीडीसी बनाया। सीबीडीसी बनाने का इशू क्या हुआ कि हम लोग एक नज़र रख सके चीज़ों पे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, ब्लॉकचेन के थ्रू माफिया या फिर डार्क नेट मार्केट ये सब नहीं प्रोलिफरेट करे, ठीक है। फिर जो भी है मतलब जो भी यूज़ कर रहे हैं उनको ऐसा शॉकिंग फैक्टर ना हो कि बिटकॉइन इतना गिर गया नीचे, इतना प्रॉब्लम हो गई। ये सबसे बचाने के लिए सीबीडीसी का उपाय किया गया कि कंट्रोल्ड वे में काम हो, सरकार का नज़र बना रहे उस पर, कोई भी गलत चीज़ नहीं हो, ठीक है। और उसका बेनिफिट कैसे हो सकता है कि हम लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यूपीआई होता है उससे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, फास्ट होगा, सिक्योर होगा, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, इंस्टेंट सेटलमेंट होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया, ये सब हो गया। अब आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लोकल करेंसी का यूज़ करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, मतलब कि ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब मान लो एक कंट्री है, एक और कंट्री है, ये हमारा यूएस है। अब हम लोग ऐसे इस कंट्री से हम लोग को ट्रेड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 100 रुपये का मान लो कि 100 रुपया का हम लोग को कुछ ट्रेड करना है, तो हम लोग इसको 100 रुपया के बदले हम लोग क्या देते हैं, $1, मतलब जो भी डॉलर का होगा वहाँ पे 70 रुपीज़ मान लो, जो भी डॉलर का है, तो उतना हम लोग को डॉलर में देना पड़ता है। डॉलराइजेशन तो ये होता है ना हमारा रुपये, मतलब इसका एक टर्म था बहुत सुंदर सा, डॉलराइजेशन नहीं करना है, इन द सेंस कि हम लोग को डॉलर में सेटल नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इंडियन अपने अपने करेंसी में सेटल कर देते हैं। मान लो कि दो कंट्री है, इसको मैंने इंडियन रुपीज़ में दे दिया, इंडियन रुपीज़ रखा हुआ 100 रुपया रुपीज़ में रखा हुआ है, और ये कोई करेंसी है एक्स, उसमें हम लोग रखे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम सेटलमेंट होगा तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, दे विल गिव अस दिस, ठीक है। या फिर हम लोग सेम इनको रुपी देंगे, इनका ये रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि रुपी एक जगह रहेगा, इनका इनका जो कंसेप्ट है, इनका जो ये है मतलब करेंसी, वो यहाँ पे रहेगा। तो इससे ना हमारा इन्फ्लेशन में भी रुकावट रहेगा कि जितना डिमांड सप्लाई का जो खेल है, तो डिमांड एक जगह पे मतलब पैसा रखा हुआ है, तो उसका डिमांड बढ़ बढ़ रहा है ना, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो हम लोग लोकल में करते हैं, डॉलर को हटाते हैं जो चार्ज ज़्यादा लेता है, जो जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो अपने लोकल करेंसी में कर लेते हैं, ठीक है। लोकल करेंसी में करने का एक ही बेनिफिट है, इन सेंस कि अगर इंडिया कोई दूसरे कंट्री के साथ कर रहा है जिसमें हमारा ट्रेड बैलेंस अच्छा है, तो उसमें काम आ सकता है। या फिर रशिया के साथ अभी हो रहा है ना कि हम लोग वी विल ट्रांजैक्ट इन लोकल करेंसी, ठीक है। ओके, हाँ मतलब यहीं पे लिखा है मैंने, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डॉलर। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, एजुकेशन विद कंपैशन, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें अभी तो भी ये सब कुछ कुछ केसेस है, ये आप अपने एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं, तो सोशियोलॉजी के या फिर सोसाइटी के। इसमें क्या है, पहले राजस्थान में कास्टिस्ट बेस पे कुछ हरासमेंट हुआ बच्चे का, तो 10 साल का बच्चा था, वो सुसाइड कर लिया, एक केस ये है। आप मुजफ्फरनगर का तो देख रहे होंगे, कंटिन्यूसली स्लैपिंग वाला, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक बच्चे ने रिलीजियस स्लोगन लिखा ब्लैक बोर्ड पे शायद, तो उसको मारा गया। एक एक और था यहाँ पे कि एक टॉपर कोई पर्टिकुलर रिलीजन की थी, उनको वो फर्स्ट आई थी, बट उनको फर्स्ट प्राइज नहीं दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से डोमिनेट बिलोंग करती है। सेकंड जो बच्चा था ना, जो उस रिलीजन का था, उसको ये प्राइज दिया गया। ये बताओ एक किस तरीके का मैसेज दे रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ केसेस है जो अभी प्रोलिफरेट कर रहे हैं, हमारे कहाँ पे आ गए हैं ये, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आ गए। अब इसको हम लोग को देखना है किस तरीके से डील करते हैं। तो अभी क्या क्या हो रहा है, पहले तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हम लोग तो यार एज यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चलना है, सोसाइटी वे में चल रहा है, इमोशनल वे में चल रहा है, एम्पैथी वे में चल रहा है, कंपैशन वे में चल रहा है, हर चीज़ हम लोग के सिलेबस में। तो अब थोड़ा GS2 के माध्यम से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन देखें, तो आर्टिकल 39E और 39F ये बोलता है, DPSP है ये, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उनने ये कहना है कि चिल्ड्रन शुड नॉट गेट अब्यूज्ड, या तो फिर मतलब उनको अब्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। डेवलपमेंट उनका करना होगा हेल्दी मैनर में, और उनके डिग्निटी को फ्रीडम ऑफ डिग्निटी होना चाहिए। एक तो आप डाल सकते हो DPSP का। उसके बाद है राइट टू फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन जो था ना हमारा RTE 2009 वाला, उसमें सेक्शन 17 है, उसमें ये कहा गया है कि कोई बच्चा को फिजिकल या मेंटल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जिसमें आर्टिकल 19 है, जो इंडिया सिग्नेटरी है, उसमें भी है कि फिजिकल और मेंटल वायलेंस नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो टीचर प्रेजुडिस है, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड ह्यूमिलेशन हो रहा है, पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेकर उसका ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत काउंटर प्रोडक्टिव बना देता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, ट्रॉमेटाइज कर देता है बच्चों को। अभी से उनके अंदर जो वो सोशल डिवीजन का जो सीड है ना, वो भरना शुरू कर देता है। पता हो, या 7 साल का बच्चा, 10 साल के बच्चे के अंदर अभी से ऐसा आ गया कुछ चीज़, जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे है, जो लाइफ लॉन्ग रहेगा, डिजिटल फुटप्रिंट है। उसके मन में तो एक ही चीज़ रहेगा, मीडिया है, मीडिया ट्रॉमेटाइज कर रहा है, हर हमेशा उसके घर में जाके बात करना डिजिटल फुटप्रिंट है। तो इस टेंडर एज पे ऐसा नहीं होना चाहिए।
हार्मोनियस सोशल डेवलपमेंट जो हमारा है इंडिया में, उसको ये डैमेज करता है, सोशल फैब्रिक को वीक करने का काम करता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी जरूर कोट करना, उसमें ये कहा गया पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ था। ओके, जस्ट मिनट। ओके, सो आज आपके सामने इतना ही कुछ था मेरे पास, तो आई गेस बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने। तो इस सब चीज़ को रखना, और कुछ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक सुन रहे हो इतना देर तक भी, तो थैंक्स अ लॉट। बहुत लोग नहीं सुनते हैं, न्यू चैनल है, बहुत कम ही लोग सुनते हैं, तो आई होप ये मैसेज सबको पास जाए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।